चलिए, आप सबको सबसे पहले तो जूले नमस्कार, आदाब। और मैंने सोचा कि आपसे मुखातिब हुए काफ़ी देर हो गई, तो एक ये प्रेस वार्ता कर ली जाए कुछ मुद्दों पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बरस यहाँ लद्दाख के लिए बहुत पावन रहा है कि जो लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स यहाँ पे आए और लाखों की तादाद में लोगों ने दर्शन किए। तो उससे जो यहाँ की धरती है उसमें शांति का एहसास उस दौरान सबको हुआ। और आजकल जो हिज होलीनेस दलाई लामा यहाँ पे पधारे हैं और तमाम लोग वहाँ जाके दर्शन भी कर रहे हैं। और मुझे पता चला कि बहुत से युवा लोग वहाँ जा कर के दलाई लामा जी के दर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं खुल के। और कैसे अच्छी बात है कि जो युवा पीढ़ी है वो भी अपनी संस्कृति से पूरी तरह से जुड़ी है। तो अब प्रशासनिक मुद्दों पे कुछ हम बात कर लें तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट एक देना चाहता हूँ आपके ज़रिए लोगों को कि किस प्रकार से हमारी जो रिक्रूटमेंट सरकारी नौकरियों की हुई है उसका आज की डेट में क्या स्थिति है। तो अगर हम नॉन गेजेटेड पोस्ट की बात करें तो कुल मिलाकर अभी तक 4011 पोस्टें भरी गई हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी के मिला के जब से यूटी बनी है तब से 4011 पोस्टें भरी हैं और 473 और पोस्टें ऐसी हैं जिनके नतीजे डिक्लेयर हो गए और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। यानी कि कुल मिला के 4484 पोस्टें ऐसी हैं जिनमें भर्तियां मुकम्मल हो गई हैं। सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावा नॉन गेजेटेड वाले कैटेगरी में 648 पोस्टें और हैं जिसकी अभी एडवर्टीज़मेंट निकली है और लोग अपने आवेदन भर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया भी अगले कुछ 2-3 महीनों में ख़त्म हो जाएगी। अगर हम गेजेटेड पोस्ट की बात करें तो ग्रुप बी में 27 भर्तियां हुई हैं और अभी फ़िलहाल 344 जो भर्तियां हैं यूपीएससी के माध्यम से वो चल रही हैं। कुछ 2025 के साइकिल की हैं, कुछ 2024-26 के साइकिल की हैं। इसके अलावा मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों को कि कल शिक्षा विभाग जो है 262 प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर की पोस्टों की एडवर्टीजमेंट निकालने वाला है। और इसके चलते जितने शिक्षा से जुड़े लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक नए रोज़गार के एवेन्यूज़ खुले। आज लद्दाख यूनिवर्सिटी 47 पोस्टें एडवर्टाइज़ कर रही है जिसका बहुत देर से लोगों को इंतज़ार था। और आज के दिन मतलब मेरे ख्याल कुछ ही घंटों में ये एडवर्टीज़मेंट जो है अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है सब इंस्पेक्टर की 40 पोस्टें एडवर्टाइज़ करी गई हैं जिसमें 7,000 से ज़्यादा आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। कांस्टेबल की 331 पोस्टें और फायरमैन कैटेगरी में 12 पोस्टें और इसी महीने में एडवर्टाइज होने जा रही हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए लब्बो लबाब ये है कि 4,511 4,500 से ऊपर भर्तियां हो चुकी हैं और 1,684 अंडर रिक्रूटमेंट हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही मैसेज सबको युवा पीढ़ी को ख़ास तौर पे देना चाहता हूँ कि यूटी प्रशासन एकदम प्रतिबद्ध है कि जितनी हमारी पोस्ट्स हैं हर कैटेगरी की पोस्ट हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए। माननीय उपराज्यपाल जी ने गृह मंत्रालय में एक खत लिखवाया हमसे कि जो फीडर काडर की पोस्ट हैं गेजेटेड गेजेटेड ग्रुप बी
वो उनका भी जल्द से जल्द भर्ती करी जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-1 हफ्ते में ये गृह मंत्रालय से हमें उसकी मंजूरी मिल जाएगी, जिसके चलते लोग उन पोस्टों पर भी एप्लीकेशन अपने दे पाएंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो डीपीसी जो हैं उसमें भी अब रफ्तार पकड़ी है। बहुत से अधिकारी मुलाजिम ऐसे थे जिनका वो नवतोड़ के चलते विजिलेंस क्लियरेंस नहीं हो रहा था, वो बाधा हमने हटा दी और उसके हटाने से अब तमाम डिपार्टमेंट्स में डीपीसी करने में भी एक गति पकड़ी है। तो वो भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, आप सबको अवगत है कि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। अब कुल मिला के लद्दाख के अंदर 7 नए ज़िले बने हैं और 7 नए ज़िले बनने के बाद अभी कुछ दिन पहले एलजी साहब के आदेश अनुसार हमने 17 नई तहसील की घोषणा कर दी। न केवल कर दी, उसके साथ साथ पोस्टिंग ऑर्डर भी निकाल दिए गए हैं और अधिकारी जो इन तहसीलों में तहसीलदार का काम करेंगे उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। इसके अलावा आज अभी तकरीबन 1 घंटा पहले माननीय एलजी साहब ने आदेश किया जिसके चलते पीएचई और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के 4 नए डिवीज़न बनाए गए हैं और पीडब्ल्यूडी के 7 नए डिवीज़न बनाए गए हैं, जिसके अंदर 5 पीएमजीएसवाई के डिवीज़न हैं और साथ ही साथ तमाम अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी गई है। तो कुल मिला के इसका निचोड़ ये है कि 7 ज़िलों में अब कम से कम एक एक्सीएन पीडब्ल्यूडी का होगा, एक पीएमजीएसवाई का होगा और एक पीएचई और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का होगा। इसका माने ये हुआ कि जहाँ तक के राजस्व विभाग का सवाल है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरफ प्रशासन को लोगों के करीब ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल करी गई कि जो तहसीलदारों की नियुक्ति और जो तहसीलें नहीं बनी ताकि लोगों को दूर दराज के इलाकों से यहाँ वहाँ ना आना पड़े, उसके लिए सुविधा उपलब्ध हो। और उसी प्रकार से जो इंजीनियरिंग स्टाफ जो कोर होता है, जो बेस है किसी भी विकास कार्य का, उसके लिए भी एक्सीएन्स की पोस्टिंग कर दी गई है। माननीय एलजी साहब जैसे जब द्रास गए वहाँ लोगों ने बताया कि हमारे पास इंजीनियर नहीं है, इसी प्रकार से ज़ंस्कार के अंदर इंजीनियर नहीं थे। तो अब एक पूरा स्ट्रक्चर ज़िला प्रशासन का तैयार कर दिया गया है और मुझे विश्वास है कि ये सब डेवलपमेंट से विकास की गति में और तेज़ी आएगी। अब अगर हम जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की बात करें तो उसमें भी पिछले कुछ हफ्तों में बहुत तेज़ी पकड़ी है। हाल में जो 22 मई को दिल्ली सब कमेटी की बैठक हुई और उसके उपरांत 3 जुलाई को जो लेह के अंदर एक बैठक हुई, बड़े ही रचनात्मक हुई, में चर्चा हुई, हर इंसान ने अपनी बात रखी और उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप होने के बाद उसके मिनट्स के ऊपर सबके हस्ताक्षर किए और कुछ जो मेंबरान थे, जो उसके सदस्य थे, उन्होंने ऑलरेडी ये मिनट्स जो हैं पब्लिक डोमेन के अंदर साझा किए हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जो जमहूरियत की जो कि एक प्रणाली है, जो प्रजातंत्र की एक आधारशिला है, वो लद्दाख के अंदर सुदृढ़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनकी आकांक्षा है कि लद्दाख में एक नया स्वरूप प्रजातंत्र का शेप ले, उसके लिए बहुत बड़ा कदम हुआ है। अब अगले कुछ हफ्तों में
मुझे विश्वास है कि जो लोग नुमाइंदे यहाँ से लद्दाख से जाते हैं और जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, वो आप बैठकर एक मसौदा बनाएंगे के अंदर जो आर्टिकल 371 के तहत एक नई रूपरेखा लद्दाख के लिए बननी है, जो एक यूटी लेवल बॉडी की जिसकी बात हुई है, उसको एक शेप दी जाएगी। अभी कंसेप्चुअली इस बात पे सहमति बन गई कि जो यूटी लेवल की बॉडी है उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स निहित होंगी। और ऐसा मॉडल उसमें आप देखेंगे मिनट्स के अंदर लिखा है कस्टमाइज्ड मॉडल फॉर लद्दाख। इसका मतलब है इस प्रकार का मॉडल जो कि देश के किसी और भाग में नहीं है और जो बेस्ट चीज़ उसके अंदर ली जा सकती है बाकी जगह से, उसको लेकर उसमें समाहित करके एक नया रूप दिया जाए जिससे लोगों का अच्छा विकास हो सके। इसके बाद तमाम जगह से जो शाम के लोग हैं, नुब्रा के लोग हैं, ज़ांस्कार के लोग हैं, द्रास के लोग हैं और चांगथांग के लोग हैं, इन सब की बड़ी मांग उठी है कि हमारे को ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी जाए। तो मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि जो LHDC एक्ट है उसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 उसमें लिखा है देयर शैल बी एन ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सच डेट एज द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट अपॉइंट ऑन दिस बिहाफ। तो अब आज मैं आप सबसे साझा करना चाह रहा हूं कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि जो इस कानून के तहत लिखा है उसके चलते 7 जिलों में LHDC का गठन किया जाएगा। LHDC एक्ट के अंदर जो छोटी मोटी तरमीम की आवश्यकता है, और जाहिर सी बात है प्रक्रिया पूरी करने के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे, डिलिमिटेशन होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, ये सब होगा। तो लेकिन ये आज क्लियर मैं आपसे कर दे रहा हूँ कि सरकार का फैसला क्लियर है कि 7 ज़िलों की एक LHDC बनेगी और उस LHDC की वही पावर होगी जो कि LHDC एक्ट के अंदर लिखी है। इसमें क्लियर कर देना होगा कि जो यूटी लेवल बॉडी जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, उसके अधिकार और उसकी पावर्स डिफाइन करने के लिए जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस, और जो नेगोशिएशन का प्रोसेस चल रहा है उसके बाद ही उसकी रूपरेखा बनेगी। और हो सकता है उसके बाद कुछ पावर्स की रीबैलेंसिंग भी हो, LHDC की पावर क्या है और यूटी लेवल बॉडी की पावर क्या है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ये आज एक बड़ा फैसला मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो मोटी बात ये हुई कि आप देखेंगे पिछले कुछ हफ्तों में जो डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी है, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, और उस 60,000 क्षेत्रफल में प्रशासनिक और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सुदृढ़ करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। और यूटी प्रशासन में माननीय उपराज्यपाल महोदय ने हमें क्लियर निर्देश दिए हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि गांव में जो बैठा इंसान, दूर दराज के इलाकों में बैठे इंसान जिनकी आवाज़ लेह तक या करगिल तक नहीं पहुंच पाती थी, उसको उसकी समस्याओं को हल करने के लिए जो बन पाएगा प्रशासन से वो हमें करना है। इसके अलावा माननीय उपराज्यपाल ने ये भी निर्देश दिए हैं कि चीफ सेक्रेटरी से नीचे तक जितने सेक्रेटरीज हैं वो इन इलाकों का, नए ज़िलों का, सबका दौरा करेंगे रेगुलरली, और दौरा करने के बाद अपने आप को एक
इससे अवगत कराएंगे कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, ताकि उसका निपटारा जल्द से जल्द हो सके। तो आज मैं आप सबसे इतनी ही बात करना चाहता था। अगर आपके कोई इस मुतालिक सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर, ये नए जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का पोस्ट क्रिएशन कब होगा? हाँ, तो ये भी मतलब जाहिर सी बात है कि एक ढांचा बन गया है, तो उसकी पोस्ट क्रिएशन भी जल्द ही होगी। वो केंद्र सरकार से बात करके और सारी चीज़ों को देखते हुए करा जाएगा। अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारा इसमें यही एक एफर्ट है कि जो मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है उसको इस तरह से रैशनलाइज कर दिया जाए कि हर ज़िले के अंदर बुनियादी सेवाओं के लिए अधिकारी उपलब्ध हो। इसीलिए आप देखेंगे कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अहम पिलर है। उस पिलर को, उस स्तंभ को सुदृढ़ करने के लिए ये तहसील जो क्रिएट हुई और तहसीलदार जो पोस्ट हुए, वो एक कदम था। अब जो आज मैंने आपसे बताया, एलजी साहब ने आदेश दिया कि पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई और पीएचई के जो एक्सीएन वहाँ पोस्ट किए गए हैं, उसका भी यही पर्पस है कि वहाँ पे डेवलपमेंट में किसी लोग को ये ना लगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बन गया लेकिन हम अपनी बात करने अभी भी ले जा रहे हैं। तो इसलिए ये दूरियां पाटने के लिए ये चीज़ें करी गई हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे जाहिर सी बात है बाकी पोस्टें भी भरी जाएंगी। तो सर जो एग्जिस्टिंग काउंसिल है जो ले और करगिल में उसी तरह सब में बनेगा, ये कंफर्म। दूसरी बात ये दोबारा कंफर्म करना चाह रहा हूँ सर, तो उसके ऊपर एक यूटी लेवल के लेजिस्लेचर बॉडी होगा जो सारे काउंसिल इसके अंदर आएगा, ऐसा कुछ है? वही मैंने आपसे बताया कि जो अभी 3 जुलाई को और 22 मई को जो बात हुई, उसमें ये बात हुई कि आर्टिकल 371 के अंडर एक कस्टमाइज्ड मॉडल यूटी लेवल बॉडी का बनेगा, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी। वो बॉडी की रूपरेखा कैसे होगी, गठन कैसे होगा, क्या पावर्स होंगी, वो एक नेगोशिएशन जो चल रही है उसके बाद निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ अपने जो लोग इस नेगोशिएशन में जुड़े हैं उनके कुछ सोच है, कुछ लीगल एस्पेक्ट देखने होंगे, कुछ प्रशासनिक देखने होंगे, उसके बाद ही उसकी एक रूपरेखा बनेगी। लेकिन जो 7 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं उसका तो मैंने आपको फैसला साथ में साझा कर ही दिया है। तो जिस तरह से आपने अभी कहा कि मीटिंग के बाद कंफ्यूजन काफ़ी थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर तरफ से आ रहे थे, मांग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का था। सर, आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी हम सरकार जिस तरह से फ्लेक्सिबल हो रहे डिमांड्स को लेके, तो 371 जिस तरह से अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो साइन किया है, तो आने वाले वक्त में क्या लद्दाख के लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि जो डिमांड रख रहे हैं और मीटिंग्स जो है वो जल्द से जल्द होंगे? देखिए, मुझे खुद ही आप सोच के बताइए, मुझे तो कहने की आवश्यकता है नहीं कि पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में जिस तरह से विकास की या पॉलिटिकल एक रेजोल्यूशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव रेजोल्यूशन की जो एक प्रक्रिया है, उसमें जो रफ्तार पकड़ी है, उसमें तो किसी को संदेह होना नहीं चाहिए कि जहाँ तक केंद्र सरकार है, यूटी प्रशासन है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जो यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे वो उनको मिलें, जो जायज़ हक है उनका वो उनको ज़रूर मिले। और इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन में हमेशा किसी भी तरह की, चाहे छोटी हो, गाँव में, परिवार में, मोहल्ले में, देशों में, उसमें गिव एंड टेक होता है। कुछ कहते हैं, उसके बाद दूसरा साइड कुछ कहती है, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्ट्राइक होता है, उसके बाद ही सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सर, ये जो एक्साइज पॉलिसी बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया था, तो उस पर अभी क्या अपडेट है सर? अभी इसका भी हम जल्दी इसका साझा करेंगे। उसमें भी जिस तरह की मांग आई है उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं। जो लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन उसके अंदर किए या उनको आपत्ति जताई, हालांकि ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही प्रगतिशील नीति बनी थी, क्योंकि टूरिज़्म का इलाका है और होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, सब लोग उस पर निर्भर हैं और लोगों का फ़ायदा हो, राजस्व में बढ़ोतरी हो। लेकिन सही बात है कि लोग जो हैं, अगर मान लीजिए जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो भावना है उसको ज़रूर हम उसका संज्ञान लेंगे और जो सही होगा वही करेंगे।
सर तहसील्स के अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी जगहों से डिमांड आ रहा है कि तहसील्स का क्रिएशन, नंबर क्रिएशन बढ़ जाना चाहिए करके, उस पर क्या? देखिए, डिमांड तो इस तरह की बहुत ज़्यादा एंडलेस हो जाती है। फिर तो कोई आदमी ये कह सकता है कि मेरे गांव को तहसील में बना दो, तो हर गांव में तो बन नहीं सकती। तहसील और गांव में फ़र्क तो होना चाहिए। तो वो हम सबको समझना है। आप नीयत सरकार की साफ़ है, वो बोलने की आवश्यकता नहीं। हमने ऑर्डर निकाल दिए हैं, सबके पोस्टिंग ऑर्डर निकाल दी हैं, कागज़ में तो है नहीं। सर पास में देखिए तो जो हिल काउंसिल और पंचायत में काफी जो पावर को लेके टसल होता है, शायद फाइनेंशियल पावर, क्या पंचायत भी रहेंगे इस तरह से किस तरह से? देखिए, पंचायत तो पंचायती राज जो प्रणाली है वो संविधान का भी हिस्सा है और पंचायती राज एक्ट भी है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। गांव के स्तर पे भी तो जमहूरियत की आवश्यकता है। तो आज की डेट में जो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमारे को डेमोक्रेसी का, ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का एक जरिया नहीं मिल रहा, वो करते हुए तो पंचायत का भी गठन होगा। उसमें आप थोड़ा देखते चले जाइए। सर जी तरक्की तो बहुत हो रहे हैं सर। मतलब जो आजकल जो जितना महकमे में कैजुअल रखा हुआ है, क्या रखा है कैजुअल बेसिस पे, तो वो तकरीबन 15-20 साल से है। तो अभी तक कुछ कोई निकलने का कोई वो आ रहा है सर। अब नया कोई रूल बना हुआ है कि नया करेंगे, फिर पुराने वाला, और अब जिंदगी उसी में खराब हुआ है। ऐस तो चला गया सर। अभी तक 15-20 साल में देखिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है, लेकिन कैजुअल भर्तियां पक्की भर्तियों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो पक्की भर्तियों की एक रिक्रूटमेंट रूल बने हैं, सोच समझ के बनाए गए हैं और उसमें एक पारदर्शी तरीके से भर्तियां हों, ये मेरे ख्याल में हम एटलीस्ट वी ओ दिस टू द यंगर जनरेशन। जो पढ़ लिख के आए हैं उनको एक ऐसा निज़ाम मिले जिसके अंदर फेयर तरीके से भर्तियां हों और जिसका जो हक है उसको मिले, वो हमें नहीं लेना है। उनको मिलना तो हक है। हाँ, तो अब उसमें तो यही नहीं, इसमें मैं और ये तो बहस में नहीं पढ़ना चाहता सर हेल्थ के बारे में सर, जिस तरह एसएनएम हॉस्पिटल पे काफी बर्डन हो रहा है सर, खासकर समर में तो बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं सर, तो कोई दूसरा ऑप्शन है सर क्या? तो अभी एसएनएम हॉस्पिटल और ये जो महाबोधि में जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है उनका आपस में करार हुआ है और बात तो ये थी कि जो टूरिस्ट को हाई ऑल्टीट्यूड की दिक्कत आती है, कम से कम वो फर्स्ट स्टेज में महाबोधि में चले जाएं। उसका मैं अभी असेसमेंट कर लेता हूं कि वो एमओयू का ऑपरेशनलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन हमारा तो यही है कि जितना जो कोर रेफरल वाले केसेस हैं वो एसएनएम में आए, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी भी है, सब कुछ है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि महाबोधि में करी जा सकें, हमारा तो यही एफर्ट रहेगा कि वहाँ पे ही करें वो। सर ले ब्यूटिफिकेशन, जो ले सिटी के ब्यूटिफिकेशन है, उसमें कुछ नोटिफिकेशन देखे गए थे, जैसे एमसी एरिया में जितने भी हैं, तो किस तरह से किया जाएगा सर? सुनने में ये आया है कि 2 कनाल जो हैं अगर पेपर पूरा हो तो वो शायद रजिस्टर्ड होंगे। बाकी जितने भी ब्यूटिफिकेशन में काफ़ी अगर उसमें बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जो इलीगल तरीके से बने होंगे, शायद उसको भी क्या गिराया जाएगा, या ब्यूटिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा सर ली सिटी का? देखिए, आप दो चीज़ों को मिक्स आप दो चीज़ों को मिक्स ना करें। जो ज़मीन से जुड़े मसले हैं, जो एक हिस्टोरिकल लेगेसी हमने ली है, उसका निपटारा भी अगले कुछ हफ्तों में या 1-2 महीनों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्द से जल्द हो जाएगा। तो लोग अगर उनके दिमाग में कोई इनसिक्योरिटी इस प्रकार की है वो नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो शहर है आज की डेट में, म्युनिसिपल टाउन तो केवल 2 हैं, लेह और कारगिल। अब नए ज़िले बन गए, नए ज़िलों के हेडक्वार्टर बन गए। अब लेह शहर के अंदर भी जो राइट ऑफ वे है सड़क का, उसमें तो किसी को अधिकार नहीं है कि ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लें। वो अगर कब्ज़ा करते हैं जिससे ट्रैफिक भी चौक होता है, और यूं अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आ गया है जिसमें पेडेस्ट्रियन के हक हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में अलाउ नहीं है। ये सभी लोग मानेंगे इस बात को कि नहीं अलाउ होना चाहिए। लेकिन ब्यूटिफिकेशन का मतलब है 2-3 एस्पेक्ट हैं उसके। एक, ट्रैफिक सीमलेस हो, जो साइड शोल्डर्स हैं सड़क के वो
पेवमेंट वहाँ बन जाए जिससे पेडेस्ट्रियन आसानी से चल पड़े। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट लेह के अंदर जो ओल्ड टाउन है उसमें जो तारें लटकती हैं और वो अंदर नाली चलती है, उसको भी सही दुरुस्त करने के लिए टेंडर निकाला गया है। तो वो भी मेरे ख्याल जल्द ही चालू उस पे काम हो जाएगा। तो ये कैपिटल है लद्दाख का, तो उसको कैपिटल की तरह, और पर्यटक इतने आते हैं तो जो पहला इम्प्रेशन पड़ता है वो तो यही है कि यहाँ पे मिट्टी है, धूल है, सब है। तो उसकी साफ सफाई उसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। सर जो नए एस्थेटिक वैल्यू जो ले टाउन में करने बढ़ावा करने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं? किसके लिए? एस्थेटिक वैल्यू, जैसे कि हाँ गार्डन भी कम है जो है वो तो अभी आपने देखा होगा माननीय एलजी साहब ने इसमें बहुत पहल लिए हैं, और जो चोगलमसर में एक फॉरेस्ट रिजर्व, मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोग वहाँ गए हैं। मैं तो आपको इनकरेज करूँगा कि आप जाइए, और हरदम और तरह के यहाँ वीडियो बहुत से चलते हैं, इस तरह के वीडियो भी लोगों में साझा करिए कि जाकर के जो अच्छा इतना हरा इलाका इंडस नदी के बगल में बना है वो लोग देखें। और बहुत से लोग जा भी रहे हैं, लेकिन ये भी हमारा मानना है, और एलजी साहब ने बड़े क्लियर इसमें निर्देश दिए हैं कि कॉमन स्पेसेस जो लोगों के लिए हैं कि रिक्रिएशन के लिए उनके पास जगह नहीं है, तो उसको डेवलप करना है ताकि एस्थेटिक वैल्यू उसकी बढ़े। तो वो भी हम करेंगे जल्द। सर विदिन द ले सिटी, हाँ विदिन द ले सिटी, वो चोगलमसर ऑलमोस्ट ले सिटी है। ले सिटी के जो है वो कमर्शियल में एक यूज। हाँ, तो अब देखिए जो पुराना ओल्ड टाउन है उसके बगल में भी 2-3 नई चीज़ें बन रही हैं। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि ले टाउन के अंदर भी कॉमन स्पेसेस बोथ फॉर कल्चरल एक्सप्रेशन, जहाँ ऑडिटोरियम टाइप की फैसिलिटी हो, लोग जाके अपना कल्चरल प्रोग्राम कर सकें, उस तरह की चीज़ें कर सकें, या सैर के लिए जगह उपलब्ध हो। आपके कुछ सुझाव हो ज़रूर दीजिए हमको, हम उस पर अमल करेंगे। जो जैसे कि एक दो तो लोग थे। हाँ, तो आप बताइए ना कौन से हो। जी सर, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो एलएसडी बनेगा उसमें मेंबर का स्ट्रेंथ क्या रहेगा? देखिए, ये इसके अंदर मैंने आपको शुरू में इसलिए कहा था कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हमें जो कानून है उसके अंदर संशोधन की आवश्यकता होगी। वो और जाहिर सी बात है, कुछ डिस्ट्रिक्ट जहाँ जनसंख्या बड़ी है या एरिया बड़ा है उसका थोड़ा सा अलग एक रूपरेखा होगी, और जो छोटे हैं उसमें थोड़ी अलग होगी। वो मेरे ख्याल गृह मंत्रालय और हमारे साथ मिल के एक उसका अमेंडमेंट का जो भी प्रोसेस है वो उसको जल्द ही चलाएंगे। उसके बाद ही जब नंबर फ्रीज हो जाएंगे, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज की चालू होगी।